पॉलिटिकल वॉर है। ठीक है सर, रूस लेकिन की बीएन शक्ति झा बहुत साहब, ज्यादा मैं है। ये समझना चाहूंगा कि ये जो डिफेंस सिस्टम है वो काम कैसे करता है? अगर S-400 है, आयरन डोम की बात जैसा जेके बंसल साहब ने कहा, और ये काम कैसे करता है और नाकाम कैसे हो जाता है? और एटीए सीएमएस जो मिसाइल है, ये मिसाइल कितना कारगर है, और इतना कारगर है कि डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकता है? जी हाँ, देखिए जो कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें 3 जो मेजर प्रणाली होती है। एक होता है उनका रेडार डिटेक्शन, जो कि ये बताता है कि कोई टारगेट आपकी तरफ में आ रहा है या कोई थ्रेट आपकी तरफ में आ रहा है। दूसरा होता है कि उस टारगेट को आप रिकॉग्नाइज़ करें कि ये फ्रेंडली है या वो दुश्मन है या आपका अपना कोई सिस्टम का है, आपके अपने किसी एलाइज़ का है। ये भी डिटेक्ट करके बताता है रडार। और तीसरा जो लॉक करके जब आप अपना जो रॉकेट है या मिसाइल है वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जब छोड़ते हैं, तो वो लॉकिंग कितनी तगड़ी होती है। तो S-400 जो है ये इन तीनों मामलों में काफ़ी तगड़ी है, बहुत रोबस्ट है। और ये सिर्फ़ रशिया का दृष्टिकोण नहीं है, चाइना ने S-400 लिया हुआ है, इंडिया ने S-400 लिया हुआ है। लगभग ये अभेद्य है, लगभग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जो थ्रेट आ रहा है, अगर वो रेडार के द्वारा अगर डिटेक्ट नहीं हुआ, मान लीजिए उसमें अगर इको जो आती है रेडार के ब्लिप में, अगर वो इको नहीं आ रहा है, मतलब वो अगर कंसील्ड सिस्टम है जो कि रेडार पे अपना सिग्नेचर नहीं छोड़ रही है, तो ऑब्वियसली वो डिटेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर वो ट्री टॉप में उसको अगर नेविगेट किया गया है, जो कि रेडार के स्कोप से रेडार को किसी भी टारगेट को पिकअप करने के लिए लगभग 200 मीटर उसको चाहिए होता है कि 200 मीटर अगर ऊपर में कोई चीज़ फ्लाई कर रही है तो S-400 उसको पिकअप कर लेगा। S-400 S-300 से कई गुना बेहतर है। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो एटीएस सीएमएस जो है, अगर उसको 100 मीटर्स पे आप नेविगेट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया जब भी आप एटीसीएमएस छोड़ते हैं तो उसका जो सेकंड टू सेकंड नेविगेशन जो होता है वो उनके सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल होता है। तो मतलब कोई न कोई नेटवर्क कंट्री, मोस्टली अमेरिका ही उसको नेविगेट कर रहा है अपने टारगेट की ओर। अगर बहुत लो फ्लाइंग करके उसको लेके गया हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस केस में हुआ है, क्योंकि जान लीजिए अमेरिका जानता है कि S-400 जो है बहुत ही इफेक्टिव है। और तब अगर बहुत लो फ्लाइंग करके वो उसने उस टारगेट पे गिराया हुआ जहाँ पे कि S-400 था, तो ऑब्वियसली ये डिस्ट्रॉय होगा। दूसरी चीज़ इसमें ये भी ये होगी। तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि बिल्कुल, S-400 हमने भी लिया है। बिल्कुल। आपको पता होगा जब ये S-400 हमने लिया था, जब चाइना से हमारा ये जो टेंशन था वो चल रहा था गलवान के बाद में, तो उस समय में चाइना के पास में S-400 था और उसी समय में इंडिया ने अपना एक निर्भया मिसाइल टेस्ट किया था, जो कि 100 से 200 मीटर्स के बीच में फ्लाई करके सबसोनिक था। वो उसकी वेलोसिटी जो थी वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में थी, 400 से 600। और इसको जो टेस्ट किया था तो हम सबों का पहला जो दृष्टिकोण था वो यही था हम्म। कि चाइना के पास में S-400 है अभी, लेकिन इंडिया के पास में नहीं आया था उस समय में। तो अगर आज के दिन में S-400 को तबाह करने की आवश्यकता पड़ी, तो ये निर्भया मिसाइल जो है, ये इंडिया का बिल्कुल सक्षम है। तो इसी तरह से एटीसीएमएस को भी ले लीजिए। एटीसीएमएस में और भी डेवलपमेंट हो गए हैं जो निर्भया के पास में जो नहीं है। मान लीजिए अगर रेडार को ऑब्लिटरेट करने की इसके पास में ज़ीरो इको जो इको कहते हैं कि सिग्नेचर होती है, रेडार पे छोड़ती है कोई भी मेटल। अगर वो मेटल अगर जो एटीसीएमएस का है, अगर उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो सिग्नेचर नहीं छोड़ती है, तो वो S-400 के रेडार पे नहीं आएगा। फिर आप उसको शूट नहीं कर सकते हैं। वो आके नेविगेट करके जो नेटो का जो कोई देश है, जी। उसको सैटेलाइट से नेविगेट करके आपके S-400 रडार के ऊपर में गिरा देगा, उसको तबाह कर देगा, लेकिन आप उसको पिकअप नहीं कर पाइएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। किसने कितना एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाया हुआ है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। जी। देखिए यूक्रेन ने पहले हमला किया या रशिया ने पहले हमला किया, दोषी कौन है मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बंसल साहब ने कहा था कि यूक्रेन तो अपनी डिफेंस कर रहा है। जब हम लोग 2012 और 2014 के बीच में देखते हैं, तो डोनबास एरिया में जो रशियन स्पीकिंग जो लोग थे, उसके ऊपर में इतना अत्याचार हुआ था कि उसी दिनों से रूस जो है उनको अपना सारा कुछ
खाने पीने का सामान, जो प्रोविजंस होते हैं, ठीक सारा है। कुछ सप्लाई कर रहा है। तो उन्हीं दिनों से रशिया यूक्रेन को कह रहा है कि आप डोनबास को फ्री करो, जो वहां पे आपने एट्रोसिटीज की हुई नहीं, उसको लेकिन बंद बात करो। अब बहुत आगे तक बढ़ चुकी है सर, अब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूँगा और जी, जी, खत्म कर तो रहे हैं सर। उसके उसके बाद से जब रशिया ने ये डिसीजन लिया कि मुझे अब डोनबास को लिबरेट करना है, हुँ, तो जो 24 फरवरी को जो उन्होंने अटैक शुरू किया था, वो हुआ और नतीजा आज हमारे सामने में है। लेकिन बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ऑब्जेक्टिव था रशिया का, वो ठीक है। पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए ये ड्रैग हो रहा है और इसीलिए न्यूक्लियर थ्रेट भी है, क्योंकि याद कीजिए हिरोशिमा तो ये सवाल है हिरोशिमा कि अब इसीलिए हुआ आगे था। आगे ये युद्ध कहाँ जाकर थमेगा या थमेगा भी कि नहीं? और क्या ये परमाणु जो थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट है, क्या न्यूक्लियर थ्रेट हकीकत में बदल सकता है? बहुत शुक्रिया जेके बंसल साहब और बीएन झा साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।